हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। और आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हाल ही में गडन जिले के लकुंडी क्षेत्र में स्थित प्राचीन मंदिर और स्मारकों को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पास किया गया। यह किस राज्य में अवस्थित हैं? तो आपके पास ऑप्शन है ये चार: तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और तेलंगाना। और आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक। यह क्षेत्र कर्नाटक में है, जिसे इस साल 2025 में यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत में अब तक 62 ऐसे स्थान है, साइट है, जिसे यूनेस्को की टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। और जो यूनेस्को के धरोहर बन चुके हैं, यूनेस्को में जो शामिल हो चुके हैं, इसकी संख्या 43 है, जिनमें से 35 सांस्कृतिक क्षेत्र की, 7 प्राकृतिक क्षेत्र की और एक जो है मिश्रित क्षेत्र से आते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपको इसमें से गलत विकल्प को सेलेक्ट करना है। पहला है, यह अंगोला के किसी राष्ट्रपति की पहली भारतीय यात्रा है। तो यही क्वेश्चन आपका, यह आंसर गलत है। तो आंसर तो यही होगा, क्योंकि यह अंगोला की राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा नहीं है। इससे पहले भी अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो चुकी है। हाँ, यह 38 साल बाद है। ठीक है, अंगोला के किसी राष्ट्रपति की यह भारत यात्रा 38 साल बाद हो रही है, लेकिन इससे पहले हुई है। तो आंसर तो आपको यही हो जाएगा। साथ साथ इससे रिलेटेड और फैक्ट आप देख लें। भारत आए अंगोला के राष्ट्रपति के नाम जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको हैं। यह सही है, यही उसका नाम है। इसका नाम भी आपको याद रखना चाहिए। अंगोला दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। यह भी सही है। इस यात्रा के दौरान भारत ने अंगोला के लिए $200 मिलियन की रक्षा ऋण सुविधा की घोषणा की है। यह भी सही है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंगोला के राष्ट्रपति की यह पहली भारत यात्रा नहीं है, इसलिए आंसर ये आपका ऑप्शन है, आंसर है। हाल ही में 6ठा अंतर्राष्ट्रीय शैव सिद्धांत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास चेन्नई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोलकाता। और राइट आंसर है आपका चेन्नई। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय शैव सिद्धांत सम्मेलन चेन्नई में आयोजित किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं कथन है, कौन सा गलत कथन है? इन 4 कथन में से आपको एक को सिलेक्ट करना है। गलत कथन क्यों? तो चलिए देखते हैं एक एक करके। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी सुभाषिस बोस हैं। ये सही है, मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सौम्या गुगुलोथ हैं। सही है। वर्ष का सबसे होनहार पुरुष खिलाड़ी ब्रिसन फर्नांडिस हैं। यह भी सही है। वर्ष की सबसे होनहार महिला खिलाड़ी सुनीता झा है। यह गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि गलत कथन को ही सिलेक्ट करना था। कोयला खनन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 1 मई, 2 मई, 3 मई और 4 मई। राइट आंसर होगा आपका 4 मई। प्रत्येक वर्ष कोयला खनन दिवस 4 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
आपको गलत कथन को इन 4 ऑप्शन में से चूज करना है, जहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और चारों में से एक गलत होंगे, 3 सही। चलिए हम एक एक करके उसे देखते हैं। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है, यह सही है। जो हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। कई बार यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिर्फ इतना क्वेश्चन कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है उसे किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। यह एक जर्मन संस्थान है। इस वर्ष भारत की रैंकिंग 151वीं है, यह भी सही है। और मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, यह 151वीं रैंकिंग 180 देशों में है। तो कह सकते हैं कि हमारी जो प्रेस है उसकी रैंकिंग बहुत ही खराब है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट में शीर्ष रैंक फिनलैंड को मिला है। एक्चुअली यही गलत है। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, क्योंकि यह गलत है। तो जो शीर्ष रैंक है यह नॉर्वे को दिया गया है, न कि फिनलैंड को। याद रखेंगे, जो शीर्ष रैंक है यह नॉर्वे को मिला है। भारत वर्ष 2024 में 159वीं रैंक पर थी, यह भी सही है। तो आंसर आपको मिल ही गया। हाल ही में भारत में जीनोम संपादित 2 नवीन किस्में विकसित की गई है, यह किस फसल से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके पास गेहूं, चावल, मक्का और जौ। और राइट आंसर है आपका चावल। जैसे कि अपने पिछले वीडियो में भी आपको मैं बता चुका हूं, वन लाइनर वाले वीडियो में, कि जीनोम संपादित चावल विकसित करने वाले भारत दुनिया का पहला राष्ट्र बन चुका है, जिन्होंने चावल की 2 नई किस्में जीनोम एडिटिंग के द्वारा अधिक उत्पादन देने वाली चावल बनाई हैं। और मैं पिछले वीडियो में इनका नाम भी आपको बता चुका हूं। नाम थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन यदि आप उसे देखे हैं तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। वियतनाम में दक्षिण मुक्ति और राष्ट्रीय पुनः एकीकरण दिवस किस वर्ष पूर्ण हुआ है? ये कितने वर्ष इसके पूर्ण हुए हैं? तो इसके 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं 2025 में। हाल ही में चेल्सी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर महिला सुपर लीग का खिताब जीता है। यह इसका लगातार कौन सा खिताब है? तीसरा, पांचवा, छठा या नौवां? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, छठा पुरस्कार है। यह छठा खिताब है चेल्सी को, जिन्होंने इस साल 2025 में मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा करके अपनी छठी खिताब उन्होंने जीती है। हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है राम स्वरूप बिष्ट, सोहन देव, आशीष तिवारी और नेक्स्ट ऑप्शन है नर्मदेश्वर तिवारी। और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदेश्वर तिवारी। नर्मदेश्वर तिवारी जी को भारतीय एयरफोर्स का एयर चीफ मतलब डिप्टी एयर चीफ बनाया गया है, जिसे आप कह सकते हैं वाइस चीफ या डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है। किसे बनाया गया है? नर्मदेश्वर तिवारी जी को। उड़ान योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर उड़ान योजना से रिलेटेड 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिनमें से 3 सही है, 1 गलत है, जिसे आपको सर्च करना है, ढूंढना है। इस योजना का यह 8 वर्ष पूरा हुआ है। 2025 में उड़ान योजना का 8 वर्ष पूरा हुआ, यह कंडीशन सही है। इसे 21 अक्टूबर 2016 को शुरू किया गया था, यह भी सही है, क्योंकि 2016 में ही 21 अक्टूबर को उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। इसकी पहली उड़ान 27 अप्रैल 2017 में संचालित की गई थी, यह भी सही है, क्योंकि उड़ान योजना के थ्रू जो पहली उड़ान थी यह 27 अप्रैल 2017 को ही संचालित की गई थी। और यह उड़ान थी पहली उड़ान शिमला से दिल्ली के लिए। शिमला टू दिल्ली के लिए जो पहली उड़ान चली थी
उड़ान योजना के थ्रू। कब? तो 2017 में। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 की स्थिति के अनुसार भारत में 74 हवाई अड्डे संचालित हैं। यह ऑप्शन गलत है। अब गलत आंसर आपको ढूंढना था तो हो गया ऑप्शन डी, क्योंकि 2024 के अनुसार भारत में 74 हवाई अड्डे नहीं हैं। भारत में 159 हवाई अड्डे 159 हवाई अड्डा है 2024 में। यह जो 74 डेटा है ये 2014 में जो है 74 हवाई अड्डे थे भारत में। 14 से लेकर 10 साल 24 आते आते 159 हवाई अड्डा हो चुका है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के संबंध में सही कथन नहीं है। मतलब यहाँ भी आपको 4 कथन मिलेंगे जिनमें से 3 सही है, 1 गलत है। गलत कथन को आपको ढूंढना है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी के बारे में। इसके बारे में भी मैं अपने पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में हिंट दे चुका हूँ। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको होंगी आपके पास, इसके अनुसार आपको यहाँ पर जवाब देना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन, हाल ही में इसका निधन हुआ है। यह सही है। वह वर्ष 1994 से 2003 तक इसरो के प्रमुख थे। यह भी सही है। और यह चंद्रयान 1 के प्रणेता थे। चंद्रयान 1 के लॉन्च होने में इसकी मुख्य भूमिका थे। यह भी आपको बता चुका हूँ। इन्होंने मंगल मिशन में अग्रणीय भूमिका निभाई थी। यह गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। लेकिन यह मंगल मिशन में इसकी अग्रणीय भूमिका नहीं थी। इसकी चंद्रयान 1 में के लॉन्च होने में मुख्य भूमिका थी, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वह भारत के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाने वाले समिति के प्रमुख थे। यह भी सही है। यह तो कई एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रमुख कौन थे? यही थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी। एशियाई खेल 2026 में पहली बार किस खेल को सम्मिलित करने की मंजूरी प्रदान की गई है? यहाँ पर 4 खेल आपको मिलेंगे। इनमें से किस खेल को पहली बार एशियाई खेल 2026 में सम्मिलित किया जाएगा? तो आपके पास ऑप्शन पहला है मिश्रित मार्शल आर्ट, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा और चौथा ऑप्शन है आपके पास जूडो और हॉकी। और राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिश्रित मार्शल आर्ट को पहली बार एशियाई खेल 2026 में सम्मिलित किया जाएगा। और यह जो एशियाई खेल 2026 जो आयोजित होंगे किस देश में होंगे? तो याद रखेंगे यह जापान में आयोजित होंगे। और जापान के 2 शहर एची और नगोया में। नगोया बहुत ही फेमस है जापान का सिटी। तो याद रखेंगे एशियाई खेल 2026 जापान में होंगे और जापान के 2 शहर एची और नगोया में, जिसमें मिश्रित मार्शल आर्ट को पहली बार सम्मिलित किया जाएगा। राजस्थान रॉयल्स के ओपनर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? याद रखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला तो यही है कि राजस्थान रॉयल्स के ओपनर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। याद रखें, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन चुके हैं। कौन? तो वैभव सूर्यवंशी जी। दूसरा क्वेश्चन है आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने के रिकॉर्ड किसके नाम से हैं? तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर 4 ऑप्शन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, क्रिस गेल और रिंकू सिंह। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिस गेल। क्रिस गेल ने आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाए हैं। और उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों, याद रखेंगे सिर्फ 30 गेंद में आईपीएल में सेंचुरी लगा दी है क्रिस गेल ने। भारतीय न्याय रिपोर्ट 2025 के संबंध में सही नहीं है। भारतीय न्याय रिपोर्ट 2025 के संबंध में यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से 3 सही है, 1 गलत है। गलत कथन को आपको
सेलेक्ट करना है। हाल ही में इस रिपोर्ट का चौथा संस्करण जारी किया गया है। सही है। दूसरा ऑप्शन है इस वर्ष पहली बार 2019 में, इसे पहली बार 2019 में टाटा ट्रस्ट के सहयोग से जारी किया गया था। यह भी सही है, क्योंकि भारतीय न्याय रिपोर्ट जो है पर शुरुआत उसकी 2019 में ही हुई है और टाटा ट्रस्ट के ही सहयोग से हुई थी। यह सही है। सी है इस रिपोर्ट में केरल का शीर्ष स्थान है। यह गलत है, क्योंकि शीर्ष स्थान पर केरल नहीं है, शीर्ष स्थान पर कर्नाटक है। ठीक है। भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है के नाम से, उसके जो पहले स्थान पर फर्स्ट शीर्ष रैंकिंग पर जो राज्य है वह है कर्नाटक। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यही गलत है। नेक्स्ट भी देख लीजिए। रिपोर्ट के अनुसार जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की औसत संख्या 131% है। यह भी सही है। भारतीय जेलों में जो क्षमता से अधिक जेलर या क्षमता से अधिक कैदी भरे हुए हैं, जहां पर मान लीजिए एक जेल में 100 कैदी के रहने की जगह है, वहां पर 131 कैदी को रखा जा रहा है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपके पास ऑप्शन है भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस। तीसरा जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो है यह फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपन्न राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आगामी जनगणना में किसे सम्मिलित करने की मंजूरी प्रदान की है? यह तो बहुत ही हिट क्वेश्चन है, क्योंकि यह न्यूज़ में सुर्खियों में बहुत ज़्यादा रहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, शायद आप ये आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। जल्दी से आप चाहे तो उसे कमेंट में लिख सकते हैं। आपको इस वीडियो को देखते देखते थोड़ा देर हम कुछ सेकेंड तक आपके लिए वेट करते हैं। चलिए हम ऑप्शन देते हैं जो यहाँ पर बताते हैं। जातियों की गणना, वाहनों की गणना, घरों की गणना और कृषि खेतों की गणना, इनमें से किसे इस साल 2025 में जो जनगणना के लिए प्रोसीजर तैयार किया गया, जिसकी जनगणना 2026 में शुरू होगी, उसमें किसकी जनगणना की जाएगी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जातियों की जनगणना। 1931 के बाद यह पहली बार जाति की जनगणना इस हमारे जनगणना में की जाएगी। हाल ही में घोषित गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाकर कितने रुपये प्रति क्विंटल किया गया है? आपके पास ऑप्शन है 340, 350, 355 और 360। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 355। गन्ने की जो मूल्य है 300 बढ़ा करके जो है 355 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। हाल ही में घोषित परमानन योजना का संबंध है। यह परमानन योजना का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन ए है शिक्षा ऋण योजना, ऑप्शन बी हरित ऊर्जा, ऑप्शन सी सड़क निर्माण, ऑप्शन डी बुजुर्ग सहायता। और इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी हरित ऊर्जा। परमानन योजना का संबंध हरित ऊर्जा से है। आपके एग्जाम में सीधी क्वेश्चन ये पूछी जाएगी, इनमें से परमानन योजना से कौन संबंधित है, किसका संबंध है परमानन योजना से? तो यह हरित ऊर्जा का संबंध है। भारत ने नौसेना के लिए फ्रांस से कितने राफेल एम विमान खरीदने का सौदा किया है? यह क्या है? 26। जैसे कि आप जानते हैं भारत ने पहले भी फ्रांस से राफेल विमान खरीदा है, वह 36 विमान थी। 36 विमान को भारत ने पहले राफेल से फ्रांस से खरीदा था। और इस साल 2025 में जो पहले से ही डील चली आ रही थी, इसी का इस साल फिर से फाइनल डील हुआ है कि भारत ने राफेल मरीन या कह सकते हैं राफेल एम के नाम से 26 विमान खरीदेगा फ्रांस से।
दिल्ली एमसीडी ने किस मार्ग का नाम बदलकर बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्म मार्ग रखने की योजना बनाई है? तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर रिंग रोड, लाला लाजपत राय मार्ग, अरोरा रोड और कालिंदी कुंज रोड। और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय मार्ग। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विझिंझाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्र बंदरगाह का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल और डी गोवा। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विझिंझाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह का उद्घाटन केरल के तिरुवनंतपुरम में किया है। और इसे आप भी मान के चलें कि यह जरूर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इक्कीस अप्रैल 2025 को मनाए गए 17वें सिविल सेवा दिवस का विषय क्या था? इसका थीम क्या था? ऑप्शन ए उत्कृष्टता की ओर, बी भारत की सेवा, सी भारत का समग्र विकास और डी है नवाचार और प्रगति। और इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन सी, भारत का समग्र विकास। 21 अप्रैल 2025 को जो मनाया गया है 17वें सिविल सेवा दिवस, जिसकी थीम है भारत का समग्र विकास है। और यह जो सिविल सेवा दिवस जो पहली बार मनाए गए थे वो 21 अप्रैल 2006 को मनाए गए थे और अब तक यह 17वीं बार 2025 में मनाया गया है। हाल ही में व्यय वित्त समिति ने जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि की सिफारिश की है? तो इसके लिए ऑप्शन ए है 2 लाख करोड़, बी 1.7 लाख करोड़, सी 1.51 लाख करोड़ और ऑप्शन डी है आपका 1.25 लाख करोड़। और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1.51 लाख करोड़। जो जल जीवन मिशन के लिए जो राशि दी गई है वह दी गई है 1.51 लाख करोड़। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलीक का 2025 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? भारत और आपसे एग्जाम में तो सिंपल से पहले यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दस्तलीक युद्ध अभ्यास इनमें से किन किन देशों के बीच होता है? तो याद रखिए यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। और यह इस साल जो दस्तलीक 2025 मनाया गया है यह इसका कौन सा संस्करण था? तीसरा, चौथा, पाँचवा या छठा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छठा। और यह पुणे में मनाया गया है। प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? आपका ऑप्शन है 2010, 2023, 2025 और 2000। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2023। कथक नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया को जो है 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे और 2010 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ये उसे पद्म भूषण कब दिया गया, पद्म विभूषण कब दिया गया, पद्म भूषण कब दिया गया। साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है यही आपसे पूछा जा सकता है और यह सिंपल सा है कि कुमुदनी लाखिया इनमें से किससे संबंधित हैं? तो याद रखेंगे यह कथक नृत्यांगना है, कथक नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, भारत के ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अमेरिका के साथ कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है आपके पास 100 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन बी 131 मिलियन यूएसडी, सी 150 मिलियन यूएसडी और डी 120 मिलियन यूएसडी। और राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 131 मिलियन यूएसडी।
और यूएसडी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, मतलब यूएस डॉलर, जिसमें हम जनरली पैसे की लेन देन करते हैं। 131 मिलियन यूएस डॉलर जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अमेरिका के साथ भारत का यह समझौता हुआ है 131 मिलियन डॉलर के। भारत का पहला राज्य कौन है जिसने एआई आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड है। और इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी मध्य प्रदेश है। जैसे कि आप जानते हैं भारत में जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है यह मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, और मध्य प्रदेश ही पहला राज्य है जहां पर एआई आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली लागू किया गया है। हाल ही में भारत में एमएसएमई प्रतिस्पर्धा बढ़ाना रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है? तो ये संस्था है नीति आयोग। नीति आयोग ने हाल ही में भारत में एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाना के नाम से रिपोर्ट प्रकाशित किया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एजिंग विद डिग्निटी कार्यक्रम में प्रमुख पहल किसने शुरू की है? जो अभी हाल ही में जो एक कार्यक्रम लॉन्च हुआ है वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिसका नाम है एजिंग विद डिग्निटी, इसके लिए जो पहल किसने किया है, इसका पहल किसने किया है, इसका जिसमें मुख्य योगदान किसका रहा है? तो यह रहा है मुख्य योगदान हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। हमारे द्रौपदी मुर्मू जी इस पहल के कह सकते हैं नेतृत्व किए हैं, यह पहल में मुख्य भूमिका उनकी रही है। उस पहल का नाम क्या है? एजिंग विद डिग्निटी। याद रखेंगे, यहाँ पर आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा एजिंग विद डिग्निटी कार्यक्रम किससे संबंधित हैं? या यह वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने किसके सहयोग से लकुंडी के स्मारकों को यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया है? कर्नाटक सरकार ने किसके सहयोग से लकुंडी के स्मारकों का यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया है? तो यह है इनटेक के सहयोग से। कर्नाटक सरकार ने इनटेक के सहयोग से जो कर्नाटक राज्य में ही लकुंडी का जो स्मारक है उसे यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया है। और यहाँ पर इनटेक का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। 38 वर्ष बाद भारत की आधिकारिक यात्रा पर कौन से देश के राष्ट्रपति आए हैं? वह है अंगोला के राष्ट्रपति। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोकाल्वेस लोरेंको जो हैं भारत की यात्रा पर आए हैं और यह 38 साल बाद आए हैं। छठा अंतर्राष्ट्रीय शैव सिद्धांत सम्मेलन किस संस्था में आयोजित हुआ है? यह SRM विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में हुआ है। AIFF 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? यह मिला है सुभाषिस बोस का। ये जो है आपका AIFF है, यह फुटबॉल फेडरेशन है, यह फुटबॉल के मैच आयोजित करते हैं। और AIFF का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो याद रखिएगा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है सुभाषिस बोस को। और AIFF 2025 में सर्वश्रेष्ठ महिला का खिलाड़ी बना है सौम्या गुगुलोथ। और AIFF 2025 में सबसे होनहार महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है तोयजाम थोइबिसाना चानू को।
कोयला खनिक दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो कोयला खनिक दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 4 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 151वीं है। यह 180 देशों में भारत की रैंकिंग है जो 151वीं पोजीशन पर है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी जो प्रेस इंडेक्स है, हमारी जो प्रेस है, हमारे टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, उसकी क्या विश्वसनीयता है कि 180 देश में हम 151वें पोजीशन पर हैं। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया का पहला देश जिसने जीनोम संपादित चावल आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है, मतलब जीनोम एडिटिंग जीएम चावल जो है सो लॉन्च किया है, वह देश भारत है। ठीक है, भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है जो जीएम संपादित या जीनोम संपादित चावल का आधिकारिक तरीका से लॉन्च कर दिया है। CRISPR कैस तकनीक से विकसित भारत की यह नई किस्में जो चावल की जो है कि जीनोम एडिटिंग से जो बनाया चावल है उसका नाम क्या है? इसका नाम है DRR राइस 100, जिसे शॉर्ट में कमला भी बोले जाते हैं, और दूसरा है पूसा DST राइस 1। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है, वह किस पार्टी से है? तो याद रखेंगे वह लेबर पार्टी से है, और यह दूसरी बार जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी एल्बनीज। वियतनाम ने किस ऐतिहासिक घटना की 50वीं वर्षगांठ मनाई है? ये 50 वर्ष पूरी की हैं, तो वह है साइगोन पतन, जिसे दक्षिण मुक्त और राष्ट्रीय पुनः एकीकरण दिवस के रूप में भी वियतनाम में मनाया जाता है। यह साइगोन पतन दिवस जो है जिसकी 50वीं वर्षगांठ वियतनाम के द्वारा इस साल 2025 में मनाई गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड के नए प्रमुख जो हैं आलोक जोशी जी। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष 4 मई को मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। त्रिनिडाद और टोबैगो की फिर से प्रधानमंत्री कौन बनी है? त्रिनिडाद और टोबैगो की जो प्रधानमंत्री बनी हैं यह कमला प्रसाद विशेषर हैं, जो पहले भी यही थी और वर्तमान में पुनः इलेक्शन जीत करके यह पुनः त्रिनिडाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी है। और यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिडाद एंड टोबैगो की यात्रा की है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। IAFF 2025 में सबसे होनहार पुरुष खिलाड़ी का कौन चुना गया है? वह है ब्रिसन फर्नांडिस। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ से 3 क्वेश्चंस मैं इसी वीडियो में ऊपर आपको पहले बता चुका हूँ कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ होनहार महिला खिलाड़ी, और यहाँ पर आपको मिले हैं सर्वश्रेष्ठ होनहार पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है ब्रिसन फर्नांडिस को। एशिया अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल 43 पदक जीते हैं। चेल्सी ने किस टीम को हराकर महिला सुपर लीग का लगातार 6ठा खिताब जीता है? यह मैनचेस्टर यूनाइटेड को। चेल्सी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा करके लगातार 6ठा पुरस्कार जीता है, यह मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा करके। भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं? यह बने हैं एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी। हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं यह है मार्क कार्नी, जो एक बैंकर थे पहले, ठीक है, इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री की जो कनाडा के सांसद का इलेक्शन था उन्होंने जीत करके नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। और वैसे भी यह पहले भी प्रधानमंत्री थे, उस पोस्ट पर थे पहले से, पिछले कुछ महीनों से। हाल ही में उड़ान योजना ने अपनी शुरुआत के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो ये अपनी शुरुआत के 8 वर्ष पूरे किए हैं। जैसे कि आप जानते होंगे उड़ान योजना है जिसका टैगलाइन है उड़े देश के आम आदमी, मतलब जो सस्ते में उड़ान उपलब्ध कराता है, मतलब एयर सफ़र की सुविधा प्रदान करती हैं। यह जो उड़ान योजना है जिसका 8 वर्ष पूरा हो चुका है। शिल्पा कुमार को किस संस्थान का भारत प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसे
BII का भारत प्रमुख नियुक्त किया गया है। ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कांस 2025 में चुनी गई भारतीय फिल्म कौन सी है? यह है ए डॉल मेड अप ऑफ क्ले। पद्म पुरस्कार 2025 में कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें टोटल 71 हस्तियों को इस साल 2025 के लिए पद्म पुरस्कार दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं पद्म पुरस्कार में हमारा 3 कैटेगरी होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इन तीनों ही कैटेगरी के मिलाकर 71 लोगों को इस साल 2025 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो 71 लोगों को पद्म सम्मान सम्मानित किए हैं, जिनमें से 4 लोगों को पद्म विभूषण दिए गए हैं, 10 को पद्म भूषण और 57 लोगों को पद्मश्री। टोटल 71 लोगों को पद्म भूषण पद्म से पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो यहाँ पर आप चारों ही क्वेश्चन याद रखेंगे। टोटल कितने? तो 71, जिनमें 4 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री। एग्जाम में आपको जरूर क्वेश्चंस यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। हाल ही में मधुसूदन साई को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? तो यह फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है मधुसूदन साई जी को दिए गए हैं। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जिसका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन के प्रणेता थे? यह चंद्रयान 1 के प्रणेता थे। जैसे कि आप जानते हैं इसरो के द्वारा पहले चंद्रयान 1 छोड़े गए थे, फिर चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 1 जब छोड़े गए थे उस समय उसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वर्ष 2023 में घोषित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को यह पुरस्कार दिया गया है। दोनों को ज्वाइंट रूप से दिया गया है। और आपको याद रखिए कि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन बड़े आसानी से पूछे जा सकते हैं। सात्विक साईराज रेड्डी इनमें से किस खेल से संबंधित है? याद रखेंगे, यह बैडमिंटन खेलते हैं। और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो यह भी बैडमिंटन से है। जनरली SSC, रेलवे जैसे एग्जाम में यह क्वेश्चन बड़े ही कॉमन है। किसी भी सिंपल से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सात्विक साईराज रेड्डी किस खेल से संबंधित है। समझिए। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और याद रखना होगा कि जैसे लिखा है 2023 में घोषित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो याद रखिएगा 2023 में, या कह सकते हैं 2023 और 23 के बाद से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, जबकि 2023 से पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया? याद रखेंगे 2023 में। क्रिकेट को पुनः किस वर्ष के एशियाई खेल में बरकरार रखा जाएगा? तो यह 2026 में। 2026 में जो एशियाई खेल होगा उसमें क्रिकेट को रखा जाएगा। IPL के सबसे युवा शतकवीर सूर्यवंशी ने कितने गेंद में शतक बनाया है? उन्होंने 35 गेंदों में शतक बना चुका है। चाहे IPL मैच में उनका यह रिकॉर्ड है कि उन्होंने 35 गेंद में शतक बना चुका है सूर्यवंशी जी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की अप्रैल 2025 में जारी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष के अंत तक जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे? यह वर्ष 2025 में ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। जब वह बुक प्रिंट हुआ था उस समय तक कहना था, और कहे तो अब भारत जो है दुनिया की सबसे चौथी जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तो आप कह सकते हैं वर्तमान में भारत जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने जापान को पीछे करके चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ठीक है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर का है, 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में बड़ा ही कॉमन है जो पूछा जा सकता है कि भारत ने चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था कब बनी है? तो वह 2025 में बनी है। और यह किसे पीछे करके और किसे पार करके
चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तो याद रखिए जापान को पीछा छोड़ दिया है। जापान अब 5वें पोजीशन पर पहुंच गया है, भारत अब चौथे पोजीशन पर है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित शिविरों या कह सकते आतंकवादी शिविरों पर जो सटीक हमला किए थे, यह था ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। जैसे कि आप यह बहुत सारे सुर्खियों में रहा था, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऑपरेशन चलाया, जिन्होंने 7 मई के दिन जो पहलगांव आतंकी हमले थे उसके ऊपर ऑपरेशन किए थे, जिनमें पाकिस्तान के लगभग 9 ठिकानों पर भारत ने अपना अटैक किया था। हाल ही में किसके द्वारा संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM का सफल लड़ाकू परीक्षण किया गया है? यह DRDO और भारतीय नौसेना के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने किस स्थान के लिए नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए प्रारंभिक मंजूरी दे दी है? यह 2 स्थानों के लिए दिया है, पहला कोटा जो राजस्थान में है, दूसरा पुरी जो उड़ीसा में है। हाल ही में अंगोला ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की सदस्यता को लेकर अपनी मंजूरी दी है। यह मंजूरी के बाद ISA का कौन सा सदस्य बना है अंगोला? तो यह 123वां सदस्य बना है। ISA है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी हेडक्वार्टर हमारे ही देश गुरुग्राम में है। उसका अब तक 123 मेंबर बन चुके हैं और 123वां मेंबर है अंगोला। हमारा फर्स्ट टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। इतिहास को जानने की प्रमुख स्रोत जैसे अभिलेख, मुद्रा, मूर्तियाँ, चित्रकला व स्मारक कहलाते हैं। यह पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। मतलब इतिहास को जानने का जो यह स्रोत आपको नाम दिखाई दे रहा है, उसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, इतिहास में आप जाते हैं, पाषाण काल की बात करते हैं, वहाँ हमें लिखित जानकारी उन सब के बारे में कुछ नहीं है। तो हम वहाँ पर जो हमें अभिलेख, मुद्रा, मूर्तियाँ, चित्रकला या स्मारक मिलते हैं, उन सब के आधार पर हम इसी स्रोतों के आधार पर हम इसका स्टडी करते हैं कि ये कितने पुराने हैं, उस समय कैसे लोग रहते थे, किस तरह से वो व्यवहार करते थे, किसकी पूजा करते थे, इन सब चीज़ों की हमें जानकारियाँ मिलती हैं और इन्हीं स्रोतों को हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। बेसनगर, जिसे विदिशा भी कहा जाता था, बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से किस धर्म के प्रसार का विवरण मिलता है? तो इससे भागवत धर्म के प्रचार का विवरण मिलता है। और यह क्वेश्चंस कईयों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बेसर या विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ अभिलेख किस धर्म के प्रचार का विवरण मिलता है, उससे किस धर्म का प्रचार की बातों उस पर लिखा गया है। तो वहाँ पर भागवत धर्म के प्रचार के लिए बातें या थॉट लिखा गया है। हाथी गुफा अभिलेख, प्रयाग स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख व ऐहोल अभिलेख से संबंधित शासक है। देखिए, यह एग्जाम प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह से मिलान करने के लिए दिया जाता है। इसी क्वेश्चन को यहाँ पर ये 1 लाइनर के फॉर्म में दे दिए गए हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खालवेल का है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्धन का है और ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, राजतरंगिणी और हर्षचरित के लेखक कौन है? यह सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है। और यदि आपको एक साथ इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं मिलान करने के लिए, तो इसके लिए भी यह उपयुक्त है। और साथ ही यदि एक एक क्वेश्चन अलग अलग भी आपको मिलते हैं तो उन्हें भी आप यहाँ से टैकल कर सकते हैं। यह सभी फेमस बुक है, जिसे कई एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए हम देख लेते हैं। अर्थशास्त्र के राइटर हैं, उसके लेखक हैं कौटिल्य, जिसे आप चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य
के द्वारा लिखा गया बुक अर्थशास्त्र। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र किसी इकोनॉमी का बुक नहीं है, यह राजनीतिक से रिलेटेड बुक है। इसे पॉलिटिक्स, उस समय की जो राजनीति थी मौर्य काल के टाइम की, इसके बारे में उसमें लिखा गया है। तो यह एग्जाम भी कई बार पूछा गया, अर्थशास्त्र इनमें से किससे संबंधित बुक है? तो याद रखिएगा यह अर्थशास्त्र से कतई संबंधित नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसमें पॉलिटिक्स की बातें लिखा गया, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड यह बुक है। मुद्रा राक्षस के राइटर हैं विशाख दत्त। कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। राज तरंगिणी के लेखक हैं कलहन। और हर्षचंद्र के लेखक है बाणभट्ट। और इसे आप VVI समझ के रट जाएं, क्योंकि यह इतने भी यहाँ पर बुक का नाम है, यह कईयों बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के पुरोहितों को कहा जाता है। देखिए, इन सभी चारों वेद, जैसे कि आप जानते हैं हमारे 4 वेद हैं, जिन चारों के नाम आपके सामने हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन सब के पुरोहितों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक एक करके देख लेते हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद के पुरोहित को अर्थयु कहा जाता है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। इतिहास के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? इतिहास के पिता के नाम से हेरोडोटस को जाना जाता है। हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता या हिस्ट्री ऑफ फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को ही कहा जाता है। सिकंदर के साथ भारत आने वाले प्रमुख लेखकों में सम्मिलित थे। सिकंदर के साथ जो लेखक भारत आए थे, इनमें सम्मिलित ये 3 लेखक थे, जिसका नाम है निर्याकस, आने सिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। यही तीनों लेखक सिकंदर के साथ भारत आए थे। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने इंडिया में बहुत दिनों तक रहा और उन्होंने एक बुक भी लिखा है, जिसके आप कमेंट्स करके बताएंगे इसके बुक का क्या नाम है। और यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेगस्थनीज के द्वारा लिखा हुआ बुक कौन सा है? चलिए मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ। मेगस्थनीज के बुक का नाम था इंडिका। इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा है और उसके इंडिका का लेखक जो है मेगस्थनीज थे। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है, उसे आपको याद रखना है। बिना किसी लेख के प्राचीन सिक्के कहलाते थे, आहत सिक्के कहलाते थे। ऐसे सिक्का जिसके ऊपर कुछ भी छपा ना हो, कोई सिंबल ना हो, कोई लिखा नहीं हो कुछ चीज, वैसे सिक्के को आहत सिक्के कहे जाते थे। यज्ञश्री सातकर्णी जो सातवाहन शासक थे, यज्ञश्री सातकर्णी की मुद्रा पर किसका चित्र उत्कीर्ण था? तो वो उसके नाम था जलपोत का चित्र। आपसे कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि जलपोत का चित्र जो है इनमें से किसके द्वारा चलाए गए सिक्के पर लिखा हुआ था? याद रखिएगा, यह था यज्ञश्री सातकर्णी। कई बार सिर्फ राजवंश का नाम देगा तो आपको लिखना है यह सातवाहन शासक थे, सातवाहन से थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। यहाँ से भी हमें 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का सही क्रम क्या है? मतलब यूरोपीय कंपनी जो भारत पर आए थे व्यापार करने के लिए, जिनमें से एक तो हमारे देश पर लगभग 200 सालों तक शासन ही किए थे, तो इन सभी यूरोपीय कंपनी का भारत आने का क्रम क्या था? कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था? इसी क्रम आप उसे चाहे तो एक बार में रट जाएं, क्योंकि यह कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यूरोपीय कंपनी जो भारत आए थे, जब पहली कंपनी थी यह पुर्तगाली कंपनी थी। इसको आपको तो ईस्वी याद होगा, ये 1498 ईस्वी में भारत आए थे। ठीक है, 1498 ईस्वी में पहली यूरोपीय कंपनी जो पुर्तगाली कंपनी थी वह भारत आई थी। पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिश आए, डेनिश के बाद फ्रेंच आए। जो सबसे लास्ट में कंपनी आई थी वह फ्रेंच थी। जो पहले आई थी यह पुर्तगाली थी। 5 कंपनी में
जो मिडिल में आए थे यह अंग्रेज थे और उन्होंने ही हमारे देश पर लगभग 500 सालों तक, लगभग 200 सालों तक शासन किए थे। और एक क्वेश्चन जो केबीसी में भी पूछा जा चुका है कि भारत आने के बाद जो इन सभी कंपनियों में से सबसे लास्ट में भारत से कौन सी कंपनी गई थी, तो याद रखिए इसका आंसर भी आपका पुर्तगाल ही है। पुर्तगाली कंपनी जो भारत में आने वाली पहली कंपनी थी और भारत से जाने वाली भी पहली लास्ट कंपनी भी पुर्तगाली ही थी। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस शासक से गोवा जीता था? यह यूसुफ आदिल शाह से जीता था। यूसुफ आदिल शाह से गोवा किसने जीता था? तो यह अल्बुकर्क ने जीता था। और यह कब जीता था? 1510 ईस्वी में। और जिस समय अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था उस समय गोवा जो है बीजापुर शासक के अधीन थे। भारत आने वाले प्रथम डच यात्री कौन था? तो भारत आने वाले जो प्रथम डच यात्री थे वह थे कार्नेलिस डे हॉटनमैन। कार्नेलिस डे हॉटमैन जो हैं भारत आने वाले पहले डच यात्री थे। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में प्रारंभ द्वैध शासन के दौरान बंगाल और बिहार में उप दीवान किसे बनाया गया था? तो उस समय लॉर्ड क्लाइव के टाइम में बंगाल और बिहार का जो उप दीवान बनाया गया था, इन लोगों को देखते हैं। जिसे बंगाल का उप दीवान बनाया गया था मोहम्मद रजा खां को और बिहार का उप दीवान बनाया गया था राजा सिताब राय को। यह भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा अंग्रेज गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर, टाइगर ऑफ बंगाल कहलाता था अपने आप को? तो यह था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को अपने आप को बंगाल का शेर या टाइगर ऑफ लाइन ऑफ बंगाल के नाम से अपने आप को जानते थे। कहीं कहीं पर आपको लाइन ऑफ बंगाल इंग्लिश में या कहीं कहीं पर टाइगर ऑफ बंगाल भी मिल जाएंगे, इसलिए इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। दोनों ही चीज़ आपको बुक में मिलेंगे और यदि दोनों ही मिले तो आपको टिक करना है लॉर्ड वेलेस्ली। वर्ष 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय इलाहाबाद, जगदीशपुर, बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर में प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? सेम ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से उठा गया है जो आपको मैच करने के लिए दिए जाते हैं एक दूसरे से। यही क्वेश्चंस है, इसे भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के दायरे में रख के याद करना है। 1857 के समय में उसके 1857 के विद्रोह के टाइम इलाहाबाद से जो नेतृत्व कर रहे थे यह थे लियाकत अली। जगदीशपुर से नेतृत्व करने वाले ये थे कुंवर सिंह। या तो पता नहीं कितने बार बिहार पीसीएस या बिहार बीपीएससी या बिहार एसएससी में पूछा जा चुका है। वैसे जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ से सभी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो आपको ज़रूर मिले होंगे। लेकिन जगदीशपुर से शासक कौन थे? कुंवर सिंह। ये बिहार के लिए तो समझ सकते हैं, बीपीएससी के लिए तो और बिहार एसएससी के लिए उनका फेवरेट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। बरेली से नेतृत्व करता थे खान बहादुर खां और फैजाबाद से नेतृत्व करता थे मौलवी अहमदुल्ला और फतेहपुर से जो नेतृत्व करता थे वह थे अजीमुल्ला। एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में किस वर्ष पुलिस आयोग का गठन किया गया था? यह क्या था? 1902 में। 1902 में पहली बार पुलिस आयोग का गठन किया गया था और यह गठन किया था एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। बाल गंगाधर तिलक ने किस वर्ष बेलगांव में होम रूल लीग गठित की थी? यह की थी 1916 में 28 अप्रैल के दिन। 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा होम रूल लीग की गठन किया गया था। वर्ष 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट किस आश्रम की स्थापना की थी? यह साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। यह कई एग्जाम में पूछा गया है। साबरमती आश्रम की स्थापना इनमें से किसने की थी? याद रखिए महात्मा गांधी ने की थी। और कहाँ की थी? यह अहमदाबाद के जस्ट बगल में स्थान है, वहीं पर उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था 1916 में। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था?
तो यह हुआ था 1929 में। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। उस समय लाहौर तो इंडिया का ही पार्ट था, अभी वो पाकिस्तान में है। तो लाहौर में जो 1929 का अधिवेशन हुआ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अधिवेशन था, क्योंकि इसी में नेहरू जी के द्वारा यह डिसीजन लिया गया या कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा डिसीजन लिया गया था, हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और अंग्रेज के अधीन रहते हुए भारतीयों ने या कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो पहली स्वतंत्रता दिवस मनाई थी यह थी 26 जनवरी 1930 को, जिसी के वजह से ही 26 जनवरी को हमारा देश का संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। यहाँ पर हमें 10 क्वेश्चंस पॉलिटी से रिलेटेड मिलेंगे। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। याद रखेंगे हमारे मूल संविधान के जो प्रस्तावना थे इनमें यह तीनों शब्द नहीं थे। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था और यह कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह है 3 शब्द याद रखेंगे आप, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। यही सोवियत संघ जिसे वर्तमान में आप रूस कहते हैं, जो 1991 में अपने 15 टुकड़ों में बढ़ चुका था सोवियत संघ, और उसके बाद जो सबसे बड़ा पार्ट बचा जो आज रूस है। तो याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य जो हमारे देश में हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो हम रूस के या कह सकते हैं सोवियत संघ के संविधान से लिए हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 से 4 में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के 1 से 4 जो भाग है 1, 2, 3, 4 में, इसमें क्या उल्लेख किया गया है? याद रखेंगे भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के वर्णन है, भाग 2 में नागरिकता के वर्णन है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है? यह तृतीय अनुसूची में, मतलब तीसरी अनुसूची में, भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में शपथ का चर्चा किया गया है। कौन से पद पर रहते हुए किस तरह से वो शपथ लेंगे, इसकी चर्चा है तीसरी अनुसूची में। किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है? यह उल्लेख है 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कौन कौन से धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं, उनका वर्णन है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम वर्ष 1953 में किस राज्य का गठन हुआ था? यह राज्य है आंध्र प्रदेश। यह भी सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भाषा के आधार पर गठित होने वाले पहले राज्य कौन है? तो यह है आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1953 में किया गया था। किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा, दमन और दीव को प्रथम प्रविष्टि में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था? यह है 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। ठीक है, 12वां संविधान संशोधन जो 1962 में गया था, जिसके द्वारा गोवा, दमन, दीव को प्रथम प्रविष्टि में शामिल किया गया था, भारत का अंग बनाया गया था। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटाया गया था? यह है संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार पहले 1978 से पहले तक मूल अधिकार में थे, जिसे 1978 में संविधान के 44वां संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और यह अब एक संवैधानिक अधिकार के रूप में है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है? यह अनुच्छेद
20। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीटों का प्रावधान है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रीट हैं। इन पांचों रीट के नाम हैं बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा व उत्प्रेषण। ये 5 रीट हैं जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पर्यावरण एवं जैव विविधता। यहाँ से भी हम 10 VVI GK GS मिलेंगे। चलिए हम इसका स्टडी करते हैं। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह मणिपुर में है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर में है, वह भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नोकरेक को किस वर्ष जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया? तो नोकरेक को 2009 में पहली बार जैव मंडल रिजर्व घोषित किया गया और यह जो नोकरेक है वो मेघालय में है। प्रतिवर्ष विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय अवस्थित है। इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड का एक शहर है ग्लैंड, जिसमें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। जैव विविधता पर संरक्षण संधि को किस वर्ष अपनाया गया? जैव विविधता पर संरक्षण संधि को वर्ष 1992 में अपनाया गया। भारत से संबंधित प्रमुख वन्य जीव संरक्षण परियोजना हगुल परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? यह 1970 में प्रारंभ किया गया था। हगुल परियोजना जो है 1970 में प्रारंभ किया गया था। नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए किस वर्ष परियोजना प्रारंभ की गई थी? यह 2023 में की गई थी। नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए जो परियोजना प्रारंभ की गई थी, यह वर्ष 2023 में की गई थी। ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख उदाहरण है। ग्रीन हाउस गैस के प्रमुख उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और यह भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसी प्रजातियां जिसके 70% सदस्यों का विगत 10 वर्षों में क्षय हो चुका है वह कहलाती हैं संकटापन्न प्रजातियां। मतलब वैसे प्रजाति जो अब जिसके ऊपर संकट के बादल गहरा रहे हैं, बहुत जल्दी यह लुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है, वह तो इस संकटापन्न प्रजाति या कह सकते हैं लुप्त होने वाली प्रजाति किसे कहा जाता है? तो वैसी प्रजाति जो पिछले 10 सालों में अपनी जनसंख्या का लगभग 70% खो दिया है या खत्म हो चुकी है उसकी जनसंख्या। ऐसे क्षेत्र जहां जैव विविधता का व्यापक भंडार पाया जाता है कहलाता है, वह मेगा जोन कहलाता है। वैसे क्षेत्र जहां पर जैव विविधता का व्यापक या बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है, जैव विविधता बहुत बड़े लेवल पर मिलते हैं, वैसे स्थान को मेगा जोन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जलवायु परिवर्तन और एवं आपदा। जलवायु किसी स्थान के लंबे समय की घटनाओं का औसत होता है। याद रखेंगे, जलवायु किसी स्थान के लंबे समय की घटनाओं का औसत होता है। कौन सी घटना? तो यह मौसमी घटनाओं को कहने का मतलब ये है कि मौसम हर दिन हर घंटे कह सकते हैं बदलते रहते हैं। एक गाना भी है, तुम बदल तो नहीं जाओगी मौसम की तरह। तो इसका मतलब है मौसम बदलने वाली चीज़ हैं, यह हर दिन या हर 2 दिन पर या हर घंटे भी बदलती हैं। लेकिन जलवायु ऐसी नहीं है।
जो समय के साथ जो मौसमी घटनाएं होते हैं उनकी एक लंबे समय 50 साल 100 साल की स्टडी करने के बाद यहाँ का जलवायु घोषित किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं भारत की जलवायु एक मानसूनी जलवायु है। तो मानसून हमारे देश में आज से नहीं है, यह सैकड़ों वर्षों से मानसून अपने टाइम पर भारतीय उपमहाद्वीप में बारिश करती हैं, मानसून से बारिश होता है, तो इसलिए उसे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो फिर से एक बार देख लें क्वेश्चन को। जलवायु किसी स्थान के लंबे समय की मौसमी घटनाओं का औसत कहलाता है। ठीक है। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह वर्ष 2005 में पारित किया गया था। याद रखेंगे, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। भारत के कुल भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र भूकंप की संभावना वाला क्षेत्र है? तो यह लगभग 60% है। भारत का लगभग 60% भाग ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना बनी रहती है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर, गुजरात के कुछ क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भूकंपीय दृष्टि से कैसे क्षेत्र हैं? यह अति सक्रिय क्षेत्र हैं। जैसे कि आप जानते हैं पहले क्वेश्चंस में देखे थे कि यहाँ पर 60% क्षेत्र भारत की जो है भूकंपीय जोन में आता है, जिनमें से ये जो नाम आप सुन रहे हैं, हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर का क्षेत्र, गुजरात का कुछ क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह भूकंप की अति सक्रिय क्षेत्र से संबंधित हैं। इंडोर वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कहा जाता है, इसे कहा जाता है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। जो इंडोर वायु प्रदूषण होता है उससे जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा होते हैं उस बीमारी को कह सकते हैं, या इस घटना को सिक बिल्डिंग सिंड्रोम कहा जाता है। VS4 अनुवर्ती ईंधन की सल्फर सांद्रता कितनी होती है? तो VS4 जो ईंधन है इसकी सल्फर सांद्रता 50 होती है, 50 ppm होती है। कह सकते हैं 50 भाग प्रति मिलियन, जिसे ppm बोले जाते हैं। हाइड्रोजन ईंधन को जलाने से किसका उत्सर्जन होता है? हाइड्रोकार्बन ईंधन को जलाने से किसका उत्सर्जन होता है? तो उसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। हाइड्रोकार्बन वैसे ईंधन को कहा जाता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मुख्य रूप से हो। जैसे जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ है उस सभी के सभी हाइड्रोकार्बन हैं, जिसमें पेट्रोलियम का मतलब आप सब जान ही गए होंगे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इस सब के सब हाइड्रोकार्बन हैं। साथ ही जो कोयला, यह भी एक कार्बन का मुख्य स्रोत है, और इसमें भी यह भी हाइड्रोकार्बन के ही अंतर्गत आते हैं। तो कहने का मतलब है हाइड्रोकार्बन ईंधन जितने हैं उनको जलाने से मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, और यह पूर्ण रूप से न जले तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्सर्जित होते हैं। यह वह जीवाश्म ईंधन ऊर्जा संसाधन है जिसका ऊर्जा उत्पादन के लिए दहन नहीं किया जा सकता। यह है स्ट्रेटेड कार्बन। स्ट्रेटेड कार्बन का एक ऐसा जीवाश्म ईंधन है जिसका दहन नहीं किया जा सकता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई समझौता को किस वर्ष अपनाया गया था? सेंडाई समझौता को वर्ष 2015 में अपनाया गया था। अब देखिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण या कह सकते हैं आपदा जोखिम को जो प्रबंधन कर सकते हैं उससे निपटने के लिए जो तौर तरीका है, उससे निपटने के लिए यह समझौता हुआ था, सेंडाई समझौता। यह जापान की एक सिटी है सेंडाई, जहाँ पर यह समझौता हुआ था, इसलिए उसका नाम दिया गया सेंडाई समझौता, जिसे भारत में पहली बार अपनाया गया था 2015 में, और ख़ास करके भारत में इसे लागू करने वाला पहला राज्य बिहार था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को किस वर्ष लागू किया गया? यह वर्ष 2019 में लागू किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को वर्ष 2019 में पहली बार लागू किया गया था।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारत एवं विश्व का भूगोल। यहाँ से भी हमें 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिलेंगे। चलिए हम एक एक करके इसका स्टडी करते हैं। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है और उस आकाशगंगा को क्या कहते हैं? उसे मंदाकिनी कहते हैं। हमारा जो सौरमंडल है वह मंदाकिनी नाम की आकाशगंगा में विद्यमान है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में सूरज और सूरज के साथ साथ हमारे 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह हैं। उन सभी ग्रह के जो उपग्रह हैं उन सब को मिला करके हम उसे सौरमंडल कहते हैं। सूरज और सूरज के आसपास, मतलब कहने का मतलब ये है, सूरज की परिक्रमा करने वाले वो सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उन सब को एक साथ मिलाया जाए तो उसे हम सौरमंडल कहते हैं। और यह हमारा जो सौरमंडल है किसी न किसी आकाशगंगा में है, और जिस आकाशगंगा में हमारा यह सौरमंडल है वह है मंदाकिनी, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। एग्जाम में यदि मिल्की वे आए तो वहाँ भी आपको टिक करना है, मंदाकिनी को ही मिल्की वे कहते हैं। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात व ऋतु परिवर्तन होती हैं? याद रखेंगे, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात होती हैं और परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। प्रत्येक, जैसे कि आप जानते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, तो जिसकी वजह से दिन और रात 24 घंटा में ही आ जाता है। तो 24 घंटा में दिन और रात होती है, वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण है। और ऋतु परिवर्तन, जैसे कभी ग्रीष्म ऋतु, कभी वर्षा ऋतु, कभी शीत ऋतु, यह ऋतु परिवर्तन जो होती है पृथ्वी की परिक्रमण काल के परिक्रमण गति के कारण। जैसे आप जानते हैं 365 दिन 4 घंटे में, 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर, अपनी मतलब सूरज की एक चक्कर उन्होंने लगा लेती हैं, और अपने अक्ष पर उन्होंने घूर्णन करने में उसे लगती हैं 24 घंटे। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है, उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। जैसे कि आप जब भी ग्लोब देखे हों या मैप देखे होंगे तो आपको उसमें जो लाइन आपको पूर्व से पश्चिम की ओर जो दिखाई देता है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यह जो है रेखा क्या है? अक्षांश रेखा है। ठीक है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती हैं? तो याद रखिएगा, वर्टिकली जो ऊपर से नीचे की ओर, या कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर जो लाइनें खींची रहती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं, और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोर कहा जाता है। ये सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कही जाती हैं, और इसे इंग्लिश में आइसोबार कहा जाता है। इंग्लिश में कभी कभी दोनों ही ऑप्शन या करके देगा, या कभी कभी दोनों में से कोई एक ही देगा। तो याद रखेंगे, कभी समदाब रेखा लिखेगा, कभी आइसोबार। भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र कहलाता है, यह डोलड्रम कहलाता है। भूमध्य रेखा के आसपास का जो अल्प दाब वाले क्षेत्र है, मतलब कम दाब का जो क्षेत्र है, उसे डोलड्रम कहा जाता है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को कहा जाता है समलवन रेखा या आइसोहेलाइन रेखा। याद रखेंगे, समान खारेपन मतलब समान नमकीन, जनरली वो समुद्र में ही मिलेगा आपको। समान खारेपन वाले स्थान को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवन रेखा या आइसोहेलाइन कहा जाता है। भारत के प्रसिद्ध शहर जबलपुर, पुणे, सूरत, अयोध्या किन नदियों के किनारे बसे हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखेंगे, भारत के शहर जबलपुर जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं, पुणे मूला मुथा नदी के किनारे बसे हुए हैं, सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं, और अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसे हुए हैं। भारत की प्रमुख जलप्रपात: जोग जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात,
हुंडरू जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात किन नदियों से संबंधित हैं? यह कह सकते हैं यह किन नदी पर बनाया गया है यह जलप्रपात। तो आपका राइट आंसर है, यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। जो जोग जलप्रपात है यह शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर हैं। और इसे भी आप VVA करके याद रखेंगे, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। काली मृदा किन फसलों के लिए सर्वोत्तम है? मतलब जो काली मिट्टी है यह किन फसलों के लिए सर्वोत्तम है? तो याद रखेंगे यह कपास, गन्ना, तंबाकू और तिलहन के लिए सर्वोच्च हैं। काली मिट्टी में मुख्य रूप से कपास, गन्ना, तंबाकू और तिलहन की खेती की जाती है। और यदि ये चारों ऑप्शन ना हो, सिर्फ एक ऑप्शन हो, तो याद रखेंगे यहाँ पर टिक करेंगे कपास, रुई जिसे कॉटन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप मिश्रित है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति समता PPP के आधार पर भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मतलब खरीदने की पावर, भारत में जो खरीदने की पावर है वो दुनिया में तीसरे स्थान पर, हम खरीदने के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं हमारी अर्थव्यवस्था। तो कहने कह सकते हैं कि भारत जो है क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और यदि वैसे इकोनॉमिकल जो हमारी संपत्ति है देश की, हमारी जो GDP है, उसके आधार पर हम विश्व के चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम 2025 में ही जापान को पीछे छोड़ करके चौथे स्थान प्राप्त किए हैं। याद रखेंगे ओवरऑल GDP के मामला में हम दुनिया में चौथे स्थान पर हमारी अर्थव्यवस्था है। और क्रय शक्ति खरीदने के मामले में हम तीसरे स्थान पर हैं। कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? इन्हें अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब वैसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां से प्राकृतिक रूप से संसाधन, जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसे हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। जैसे कृषि, जो हम खेती से उत्पादन करते हैं, खेती एक प्राकृतिक चीज़ है जिसमें प्राकृतिक के द्वारा हमें फसल उत्पादन दिया जाता है। वानिकी, वन, जंगल, यह भी प्राकृतिक चीज़ है। मत्स्य, मछली, यह भी प्राकृतिक। खनन, जिससे हम कोयला, पेट्रोलियम जो प्राप्त करते हैं, ये जो भी मेटल हम प्राप्त करते हैं, ये जो खनन जिससे थ्रू कर किया जाता है, नेचुरल। फिर हम पेट्रोलियम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल जब उसे संवर्धित करके हम प्राप्त करते हैं तो वो द्वितीय क्षेत्र में चले जाते हैं। ये भी याद रखना है आपको। तो वानिकी, कृषि, मत्स्य, खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में वैसे क्षेत्र आते हैं जिसे हम प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं पीछे बता दूँ, जैसे यहाँ पर जैसे कि हम PPP मॉडल के आधार पर, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि हम तीसरे स्थान पर हैं खरीदने के मामले में। और PPP का फुल फॉर्म है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी के मामला में हम तीसरे, और ओवरऑल GDP में हम चौथे स्थान पर हैं। जो हम तीसरे स्थान पर हैं, जिसमें पहले स्थान याद रखेंगे, कभी एग्जाम में पूछते, जनरली हम मानते हैं कि चीन पहले स्थान पर, चीन और अमेरिका की बात आती है तो याद रखेंगे चीन पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे पर हम हैं। तो तीसरे पर हमें होने की मेन वजह हमारी जनसंख्या है, और चीन को भी पहले पर होने पर कि मेन वजह जो है उनकी जनसंख्या है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे पास, सेकंड पर चाइना है, लेकिन चाइना के पास इकोनॉमी भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से परचेजिंग पावर में चाइना फर्स्ट पोजीशन पर हैं, और दूसरे पर अमेरिका, और तीसरे पर हम भारतीय हैं। लेकिन ओवरऑल में जब बात किया जाए, जिसमें हम चौथे नंबर पर हैं, जापान को पीछे करके हम चौथे पर पहुंचे हैं, उसमें अमेरिका पहला पर है, दूसरा पर चाइना है, और तीसरा पर जर्मनी है। तो जर्मनी भी हमसे थोड़ा बहुत ही आगे पीछे हैं। हम 1-2 साल के अंदर में जर्मनी को भी पीछे करके हम तीसरी पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम ओवरऑल GDP में भी बन जाएंगे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था?
तो भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किए थे। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के माप का आधार वर्ष क्या है? वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष है वो 11-12 है। और यहाँ से कह सकते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए भी है। इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आगे आप जो भी एग्जाम देंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इसके पीछे वजह ये है कि अब ये आधार वर्ष बहुत ही जल्द चेंज होने वाला है, लेकिन वर्तमान में यही है। यदि आपसे एग्जाम में सिर्फ ये पूछे कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय की माप का आधार वर्ष क्या है, तो यह 2011-12 ही है, इसे ही टिक करना है। लेकिन यदि आपको पूछे कि फरवरी 2026 के बाद हमारा आधार वर्ष क्या रहेगा, तो यह रहेगा 2022-23। मतलब 2022-23 को अब नया आधार वर्ष बनाने जा रही है भारतीय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2022-23 को नया आधार वर्ष बनाए जाएंगे। और यह लागू होगा कब से? फरवरी 2026 से। मतलब फरवरी 2026 के बाद जो हमारा आधार वर्ष होगा वह 2011-12 की जगह पर 2022-23 होगी। तो ये क्वेश्चंस आपका ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, बहुत पुराने क्वेश्चंस भी हैं, और साथ साथ यह करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। तो यह क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। 15 मार्च 1950 को किस समिति की सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी? याद रखेंगे, योजना आयोग की स्थापना नियोगी समिति की सिफारिश पर की गई थी। और योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, और उसी साल 15 मार्च 1950 को हमें योजना आयोग के रूप में एक आयोग मिलता है, जिसका नाम बदल के अब नीति आयोग हो चुका है। तो पहले यह याद रखेंगे आप, योजना आयोग नियोगी समिति के सिफारिश पर बनाया गया था 15 मार्च 1950 को। दूसरी चीज़, नीति आयोग का नाम कब बदला था? तो यह जनवरी 2015 में बदला था। मतलब जनवरी 2015 से यह जो योजना आयोग था वो अब नीति आयोग हो चुका है। और नीति आयोग फुल फॉर्म यहाँ पर है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। याद रखेंगे, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में देखा जाए तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, और इसी के इंग्लिश में है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। NITI नीति होता है शॉर्ट में, इसी NITI का फुल फॉर्म है। याद रखेंगे, दोबारा एग्जाम में कई बार यह पूछा जा चुका है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और याद रखेंगे यह कब बना था, स्थापना हुआ था नीति आयोग का, मतलब स्थापना नहीं, उसका नाम परिवर्तित हुआ था जनवरी 2015 में। और नीति आयोग बना था 15 मार्च 1950 को नियोगी समिति की सिफारिश पर। हेराल्ड डोमर, PC महालनोबिस और गॉडगिल मॉडल से संबंधित पंचवर्षीय योजना है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन मुख्य रूप से यह बीच वाले PC महालनोबिस वाले एग्जाम में कई बार पूछा गया है। याद रखेंगे तीनों को। हेराल्ड डोमर मॉडल जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल था, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे, हेराल्ड डोमर का मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल था? यह प्रथम पंचवर्षीय योजना उन्होंने ही बनाया था, हेराल्ड डोमर ने। इसलिए जो जो इस योजना में मुख्य भूमिका निभाते हैं उन्हीं के नाम पर यह मॉडल रखा गया था। तो हेराल्ड डोमर था प्रथम में। PC महालनोबिस मॉडल कहा जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना को, और गॉडगिल मॉडल कहा जाता है चौथी पंचवर्षीय योजना को। तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार यह PC महालनोबिस मॉडल पूछा गया है, जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के इससे संबंधित है, और हेराल्ड डोमर याद रखेंगे प्रथम। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? यह 1999 में किया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में प्रारंभ किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था।
आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। लेकिन यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यह हुआ था 1 जनवरी 1949 को, और उसका स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यह मुंबई में है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। यहाँ से भी हमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को कहा जाता है, उसे विस्थापन कहा जाता है। दो बिंदुओं के बीच की जो लंबवत दूरी होते हैं एक निश्चित दिशा में, उसे विस्थापन कहा जाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को कहा जाता है वस्तु का संवेग। किसी भी वस्तु के उनके द्रव्यमान और वेग के जो को गुणनफल होता है उसे वस्तु का संवेग कहा जाता है। विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, बल और शक्ति का मात्रक है। याद रखेंगे इनका मात्रक क्या, आपसे यहाँ पर मात्रक पूछा गया है, और यह भी सिंपल से क्वेश्चंस कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिंपल से पूछेगा विद्युत धारा का मात्रक इनमें से कौन सा है, अलग अलग पूछे जा सकते हैं या मिलान करने के लिए दिया जा सकता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और शक्ति का मात्रक वाट होता है। प्रक्षेप गति में कण को अधिकतम विस्थापन के लिए कण को किस क्षैतिज से किस कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है? यह है 45 डिग्री पर। सिंपल से यहाँ क्वेश्चन से समझ लीजिए, किस एंगल पर भाले को फेंका जाए कि वो सबसे ज़्यादा दूरी तक पहुँचे? तो याद रखेंगे यह 45 डिग्री पर। कई बार सिंपल से ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी तरीका से यहाँ पर देख ही चुके हैं आप, प्रक्षेप गति में कण को अधिकतम विस्थापन के लिए कण को क्षैतिज से किस कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है? तो वह है 45 डिग्री। 45 डिग्री के एंगल पर फेंकने पर यह सबसे ज़्यादा दूरी तक जाती है भाला। कई बार एग्जाम में सिर्फ भाला का एग्जाम्पल देकर के यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बंदूक की गोली से शीशे में गोल छेद होता है। गोल छेद होना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? यह न्यूटन के प्रथम गति नियम पर आधारित है। पृथ्वी तल पर पलायन वेग माना जाता है। पृथ्वी के तल पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड माना गया है, और यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है यह डेटा। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने पर नीचे उतरने की घटना को कहा जाता है, यह केशिकत्व कहा जाता है। याद रखें, केश नली में द्रव को ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को कहा जाता है, उसे केशिकत्व कहा जाता है। और कई बार यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि लालटेन या लैंप में जब तेल ऊपर की ओर चढ़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिए यह केशिकत्व ही कहा जाता है। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस रूप में गमन करती हैं? तो वह तरंग के रूप में गमन करती हैं। ध्वनि आवाज़ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के रूप में गमन करती हैं। सोनार तकनीक किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? मतलब सोनार तकनीक में किस तरह के तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। और यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सोनार तकनीक में इनमें से किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे यह पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित हैं? यह झांसी में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश के एक शहर झांसी में कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र अवस्थित हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में 1 अप्रैल को हुई थी। मतलब 1 अप्रैल 1905 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। चावल, कपास, गन्ना, रेशम से संबंधित प्रमुख अनुसंधान केंद्र अवस्थित हैं। याद रखेंगे, इस अनुसंधान केंद्र से संबंधित क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, जो उड़ीसा में है। कपास, रुई जो बोलते हैं, कॉटन, कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है, महाराष्ट्र में। गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, यूपी में। और रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है, कर्नाटक में। ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अवस्थित हैं। यह अल्मोड़ा उत्तराखंड में अवस्थित हैं। अल्मोड़ा उत्तराखंड में ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। रबी फसल की बुआई समांतः की जाती है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर-नवंबर के महीने में की जाती है। रत्ना, गोविंद और हंसा किस फसल की प्रमुख किस्में हैं? यह धान की प्रमुख किस्में हैं। रत्ना, गोविंद और हंसा धान की प्रमुख किस्में हैं। उपयोग के आधार पर गन्ना, तंबाकू, कपास और जूट को वर्गीकृत किया गया है। तो उसे नकदी फसल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मतलब गन्ना, तंबाकू, कपास और जूट ऐसे फसल है जिससे किसान को नकदी प्राप्त होता है, डायरेक्ट पैसे प्राप्त होता है। उसे आप कह सकते हैं अनुसंधान संस्थान या किसी दूसरी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको जो है बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद लेती हैं और किसान को डायरेक्ट नगद दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। मतलब वह इनकम के एक अलग स्रोत है, डायरेक्ट स्रोत है, जिसकी वजह से उसे नगदी फसल कहा जाता है। मोज़ेक रोग या पीला सीरा रोग किस फसल का प्रमुख रोग है? यह भिंडी का प्रमुख रूप है। भिंडी में मुख्य रूप से मोज़ेक या पीला सीरा रोग लगता है। ब्लैक स्कर्फ किसका प्रमुख रोग है? ब्लैक स्कर्फ रोग आलू में लगता है मुख्य रूप से। पानी की कमी न होने पर भी पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। यह बैगन में मलानिली रोग के कारण होता है, या जिसे विल्ट रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है खेलकूद, गेम। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? यह किया गया था पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 का ओलंपिक खेल हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक कितने वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है? राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। वर्ष 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? वर्ष 2026 का एशियाई खेल जापान में होगा और जापान के शहर आइची और नगोया में यह खेल होगा। एशियाई खेल 2026। दक्षेस खेलों का पहली बार आयोजन किस वर्ष किया गया था? यह 1984 में किया गया था। दक्षेस खेलों का पहली बार आयोजन 1984 में हुआ था। भारत अब तक कितनी बार ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीत चुका है? तो यह 2 बार। भारत अब तक 2 बार ICC एक दिवसीय वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुका है, और यह 2 बार था। पहली बार 1983 में और दूसरी बार 2011 में। भारत 2 बार वनडे वर्ल्ड कप जीत चुका है। राइट बैक, लेफ्ट बैक, आउटसाइड राइट किस खेल से संबंधित शब्दावली हैं? तो यह हॉकी से संबंधित हैं। अजमल शाह कप किस खेल से संबंधित प्रमुख ट्रॉफी प्रतियोगिता है? तो यह हॉकी से संबंधित है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अजमल शाह कप
किस खेल से संबंधित हैं? यह हॉकी से संबंधित प्रतियोगिता है। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है? यह फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता है। याद रखेंगे, यह भी कई बार पूछा गया है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? यह फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह भी फुटबॉल से हैं। पेनल्टी किक, फॉल, रेड कार्ड, येलो कार्ड किस खेल से संबंधित शब्दावली हैं? यह भी फुटबॉल से संबंधित शब्दावली हैं। बीवर स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? बीवर स्टेडियम पेनिसिल्वेनिया, अमेरिका में अवस्थित हैं। पेनिसिल्वेनिया अमेरिका का एक शहर है जहाँ पर बीवर स्टेडियम है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंप्यूटर ज्ञान और संचार। वीडियो डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, प्लॉटर आदि किस युक्ति है? यह आउटपुट युक्ति है। जैसे कंप्यूटर में आप जा सकते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। इनपुट डिवाइस होते हैं जिससे वो आउटपुट प्रिंट होकर आता है या डिस्प्ले में आता है, उसे हम आउटपुट यूनिट बोलते हैं। जो है डिस्प्ले यूनिट, जो भी डिस्प्ले, मॉनिटर हो गया आपका, प्रिंटर हो गया और प्लॉटर हो गया, ये सब के सब आउटपुट डिवाइस हैं। कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है? ये सीपीयू को कहा जाता है। कहीं पर आपको मिलेगा कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है, तब भी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। या एग्जाम में पूछे कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो यह भी हम सीपीयू बोलेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह निर्देशों का सही उपयोग व उसकी कंट्रोल करने का कार्य करता है, यह है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू में का ही यह पार्ट है कंट्रोल यूनिट, जिसे सीयू भी कहा जाता है। नेटवर्क के संबंध में लैन, मैन और वैन का पूरा नाम क्या है? देखिए, लैन का LAN, इस तरह से लैन होता है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन का पूरा फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वर्ष 2000 में 4G तकनीक सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग की गई थी? वर्ष 2000 में 4G तकनीक सर्वप्रथम दक्षिण कोरिया में प्रयोग की गई थी। यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखेंगे। 4G तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया में हुआ था। और यह कब हुआ था? वर्ष 2000 में। नेक्स्ट है, यह वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLAN की एक तकनीक है। यह वाईफाई आप भी यूज किए होंगे, कई जगह होंगे, कई लोग अपने घर में भी लगाए होंगे। वाईफाई क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसे शॉर्ट में YLAN या WLAN भी कहा जाता है। नवंबर 2019 में प्रथम 5G मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल सर्विस की शुरुआत की गई थी। ये अमेरिका में की गई थी। तो कह सकते हैं 5G कब आया? तो 2019 में। 4G आया था 2000 में, 19 साल बाद 5G आता है 2019 में। और इसकी प्रथम शुरुआत, उसकी पहला मोबाइल सर्विस जो है अमेरिका में लॉन्च किया जाता है। भारत के सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम का विकास किया है सीडैक ने। सीडैक ने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जिसे परम नाम से विकसित किया था। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला बोलने वाला रोबोट था कि रोबो। याद रखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाला और पहला रोबोट या बोलने वाला पहला रोबोट किरोबा था। यह एक वायरलेस तकनीक है जिसका उपयोग कम दूरी पर डेटा के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। यह ब्लूटूथ। आज के टाइम में कह सकते हैं ऑलमोस्ट लोग ब्लूटूथ को यूज करते हैं। शायद आप अभी भी हमारा वीडियो ब्लूटूथ लगाकर देख रहे होंगे। तो ब्लूटूथ याद रखेंगे, यह एक वायरलेस तकनीक है जिसमें कोई वायर नहीं है, मोबाइल से कनेक्टेड नहीं रहता है, जिसका उपयोग कम दूरी पर डेटा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विविध, मिसलेनियस। यहाँ से भी हमें 10 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मिलेंगे। विश्व में कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश था।
यह देश चीन था। दुनिया में कागज़ का आविष्कार पहली बार चीन में हुआ था। कागज़ का आविष्कार करने वाला देश भी चीन है और कागजी मुद्रा मतलब जो नोट है तो वो छापने वाला भी पहला देश चीन है। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला विश्व का पहला देश रूस है। जो आज के टाइम में दुनिया होड़ में लगी हुई है, हमारे इसरो भी और दुनिया की कई एजेंसियां अंतरिक्ष में अपने अपने सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, उपग्रह छोड़ रहे हैं। यह उपग्रह छोड़ने वाला पहला देश, उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश रूस हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे, जो नॉर्वे से बिलोंग करते थे। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ अवस्थित है? यह न्यूयॉर्क सिटी में अवस्थित है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। जापान, थाईलैंड, ईरान, सीरिया की राजधानी कहाँ है? आप जानते हैं राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, तो याद रखेंगे इस बार तो ईरान बड़ा ही सुर्खियों में रहा है, तो हो सकता है ईरान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन जान लेते हैं यहाँ पर। जापान का राजधानी टोक्यो है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ईरान की राजधानी तेहरान है और सीरिया की राजधानी दमिश्क हैं। उत्तर व दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी सीमाएं हैं? उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा है और यह कह सकते हैं कि 38वीं अक्षांश रेखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चंस भी कई बार पूछा गया है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा कौन सी अक्षांश रेखा बनाती हैं या कौन सी रेखा सीमा रेखा के कार्य करती हैं? तो याद रखिए 38वीं समांतर रेखा या आप कह सकते हैं 38वीं अक्षांश रेखा या 38 डिग्री अक्षांश रेखा। यहाँ वैसे भी 38 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा बनाती हैं। हिंडनबर्ग रेखा किस देश की सीमा को विभाजित करता है? तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा विभाजित करता है। कहने का मतलब है जर्मनी और पोलैंड के बीच के सीमा रेखा को हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्रेमलिन, ग्रेट वॉल, पिरामिड व झुकी हुई मीनार अवस्थित हैं। ये चारों ही चीज़ के बारे में नाम लिखा, यह कहाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो याद रखें क्रेमलिन यह मॉस्को में है, रूस की राजधानी मॉस्को में क्रेमलिन। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नाम से ही सुने होंगे, ग्रेट वॉल कहाँ पर है? उत्तरी चीन में है। पिरामिड, मिस्र का पिरामिड या कभी कभी गीजा का पिरामिड भी आप सुने होंगे, जो गीजा शहर मिस्र में है। झुकी हुई मीनार या कह सकते हैं इटली की झुकी हुई मीनार या पीसा की झुकी हुई मीनार, वर्ड आप कई बार सुने होंगे। तो यह झुकी हुई मीनार जो है पीसा शहर इटली में है। या क्रेमलिन जो रूस में है, वह रूस के जो है सो सैन्य विभाग का ऑफिस है। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है? ब्रिटिश सरकार या ब्रिटेन सरकार की जो सरकारी रिपोर्ट हो उसे ब्लू बुक कहा जाता है। बेल्जियम व जापान सरकार की सरकारी रिपोर्ट को ग्रे बुक कहा जाता है। तो याद रखेंगे ब्रिटेन की जो सरकारी रिपोर्ट होती है उसे ब्लू बुक और बेल्जियम और जापान की जो सरकारी रिपोर्ट होती है उसे ग्रे बुक कहा जाता है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आता होगा कि भारत की सरकारी जो रिपोर्ट है उसे क्या कहा जाता है? तो भारत की सरकारी रिपोर्ट को गजट या राजपत्र कहा जाता है, या कहीं कहीं पर आपको व्हाइट पेपर भी होते बोले जाते हैं। याद रखेंगे भारत की सरकारी रिपोर्ट को गजट, जनरली आप कई बार देखे होंगे गजट में प्रकाशित हुआ है या राजपत्र में प्रकाशित हुआ है कोई मैटर, इस तरह के सेंटेंस आते हैं, या उसे व्हाइट पेपर के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरह से हमारा जो ये 130 जीके जीएस का जो पार्ट था यह कंप्लीट हो गया है। और आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।
जिसका नाम बीपीएससी दर्पण ही है, और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है जहां पर प्रत्येक महीना का सामान्य ज्ञान दर्पण, इसका स्मरणीय तथ्य, इसका सार संग्रह, इसका एमसीक्यू अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आप नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे अपलोड किए गए किसी भी वीडियो, किसी भी इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएं। जय हिंद।